एक बार फिर से अपने चैनल फिजिक्स एंड मैथ पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम वापस से फिर कुछ बेहतरीन प्रश्नों के साथ अपना स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। जैसा कि आपको पता है कि मैं प्रश्नावली 1.1 में मैं 7 प्रश्न करवा चुका हूं आपको, और जो कुछ बेहतरीन टाइप के थे वो मैं करवा चुका हूं। अब इससे आगे आने वाले प्रश्न हैं सरल हैं, हालांकि इसमें कुछ ऐसा विशेष नहीं है, तो मैं उनको भी आज आपको करवाऊंगा, जितने हो जाएं उतने। और प्रश्नावली 1.1 है वो आपके परीक्षा की दृष्टि से बड़ी ही महत्वपूर्ण है, तो आपको 1.1 तो करना ही है। इसमें से आपको 2 नंबर और एक 4 नंबर का आपको देखने को मिल सकता है प्रश्न। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि प्रश्न क्रमांक 7 तक अपन कर चुके थे, तो आज हम करने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 8 को। तो प्रश्न क्रमांक 8 है, सिद्ध कीजिए कि A बराबर एक सेट दे रखा है आपको 1, 2, 3, 4, 5 में R एक संबंध है, इस प्रकार से है कि R इक्वल टू A, B सच दैट मोड के अंतर्गत है A माइनस B, और कहा है कि A माइनस जो B मोड के अंतर्गत है वो सम है, द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। ये हमको प्रमाणित करना है कि ये तुल्यता संबंध है। प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो इसमें 2 प्रकार के प्रश्न हैं। एक तो हमको प्रूव करना है कि ये एक तुल्यता संबंध है, और फिर जो अगला सेकंड पार्ट है जहां से आप देख रहे हैं कि प्रमाणित कीजिए, कि यहां से अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। तो आइए सबसे पहले हम पहला पार्ट कंप्लीट करते हैं। सेट दिया है आपको समुच्चय A 1, 2, 3, 4 और 5। इसमें आपको ये 5 अवयव दे रखे हैं और एक संबंध दिया है R A, B सच दैट मोड में A माइनस B सम होना चाहिए, सम है। ए आपका एक रिलेशन है कि A और B इस सेट से लिए जाएंगे, और जब हम A और B का अर्थात हम माइनस वाला यदि संबंध लगाते हैं तो वो संख्या कैसी आनी चाहिए, सम आने चाहिए। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। नंबर हम यहां से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या हम अपनी यूनिक परिभाषा के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको एक यूनिक अपनी परिभाषा के अंतर्गत लेकर चलता हूं। नंबर फर्स्ट है स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य के बारे में आपको जानकारी है, हमको ये लगाना है। तो स्वतुल्य जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखना थोड़ा ध्यान से कि मोड के अंतर्गत A माइनस A, स्वतुल्य में आपको मालूम है कि हमको कहीं ना कहीं एक ही अवयव लेना होता है और उसका ही डबल देखते हैं स्वतुल्य के अंतर्गत। तो आइए हम देखते हैं कि अगर हम इसी में से कोई भी हम एक अवयव लें और उस एक अवयव को उसी में से हम घटा दें तो बराबर हमको क्या प्राप्त होता है, 0, जो कि क्या है, सम है, जो सम है। अगर ये सम है तो हम लिख सकते हैं कि A, बिलोंग्स R, अतः R स्वतुल्य संबंध है। अपनी यूनिक परिभाषा ले लिया इसको हमने। आप इसमें से कोई भी नंबर लेके भी चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसमें से 2 ले लेता हूं, 2 माइनस 2 0 आएगा, एक सम संख्या है। इसमें से हम कोई भी नंबर यहां अगर हम रख के संबंध में रख के इसको देखते हैं तो वो 0 ही आएगा, जो कि एक सम संख्या है। अगर वो सम संख्या है तो फिर A, A है वो बिलोंग्स करेगा R में, और R में यदि वो बिलोंग करता है तो वो कैसा है, एक स्वतुल्य संबंध है। नंबर 2 सममित संबंध। सममित संबंध, तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सममित संबंध में हम क्या करते हैं कि हम एक सेट को मान लेते हैं।
ए को तो हम मान ही लेते हैं, माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। हमने ये मान लिया कि ए कॉमा बी है वो इस रिलेशन के अंतर्गत है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम रिलेशन सेट करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि ए माइनस बी है वो कैसा है, सम है। इसका मतलब ये हुआ। अगर इसको हम उल्टा चेक करें, माइनस चिन्ह कॉमन ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, बी माइनस ए, बी माइनस ए। और मोड के अंतर्गत आपको मालूम है, चाहे तो हम माइनस चिन्ह रखें तो ये 4 देगा, या हम प्लस चिन्ह रखें तब भी ये 4 देगा। मोड में माइनस रखो तब भी बाहर इसको हम निकालेंगे तो वो प्लस में निकलेगा। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि यदि मैं इसको माइनस का बी माइनस ए रखूं तब भी वो प्लस में ही रहेगा, और यदि वो तब प्लस में रहेगा, बी माइनस ए इस प्रकार से ही रहेगा, और बी माइनस ए इस प्रकार से रहेगा, तो फिर वो भी कैसा कहलाएगा, सम संख्या होगा। सम है ना, ए भी सम होगा, और सम होगा तो फिर बी कॉमा ए बिलोंग्स करेगा किसमें, आर में। अतः आर सममित संबंध है। आइए हम संक्रामक को चेक करते हैं। नंबर 3, संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध को चेक करने के लिए, जैसा कि आपको मालूम है, इसमें हम 2 मान लेते हैं। माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। हमने दोनों कंडीशनों को मान लिया। अगर मैं इसमें संबंध को लगाऊं, संबंध अपना सम संख्या वाला है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए माइनस बी सम है तथा बी माइनस सी सम है। ये दोनों ही मान लिया, ए माइनस बी भी सम है और बी माइनस सी भी सम है। यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूं कि ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, इसको मैं बराबर करके लिख सकता हूं क्या, चलो बना लें दो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको ए माइनस बी भी सम था, ए भी सम था, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ए भी सम है और प्लस ए भी सम है। तो माइनस बी और प्लस बी तो कैंसिल होके ये आपका आ जाएगा ए माइनस सी। तो जब हम सम को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, वो एक सम ही आएगा। दोनों सम संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक सम संख्या ही आएगा। और जब ये दोनों सम संख्या आएगा तो हम लिख सकते हैं कि ए कॉमा जो सी है वो बिलोंग्स करेगा किसमें, आर में। अतः आर संक्रामक संबंध है। तो इस प्रकार से हमारा तीनों कंडीशन को सॉल्व करवा रहा है, तो हम कहते हैं एक तुल्यता संबंध है। अतः चूंकि आर स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है, इसलिए यह एक तुल्यता संबंध है। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि ये एक तुल्यता संबंध कहे लाएगा। ये यहाँ मैंने बराबर मान के ही सॉल्व कर लिया इसको, कि ऐसा अपन लिख सकते हैं। जब इसको जोड़ेंगे तो वो भी एक केस सम ही आ जाएगा, और वो सम आएगा तो यहाँ कॉमा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से आपका एक पार्ट कंप्लीट होता है। तो अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, कि जैसा कि आपको दिख रहा है कि हमको बताना है कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। अब इसका हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट इसका करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा कि 1, 3, 5 में यदि मैं ये संबंध लगाऊं a माइनस बी, तो हम लिख 1, 3, 5 यहां पर जो दिया है 1, 3, 5
विषम विषम संख्याएं विषम संख्याएं हैं। 1 3 5 कैसी हैं? विषम संख्याएं। और विषम संख्याओं में यदि मैं माइनस वाला संबंध लगाता हूं तो वो हमेशा ही सम संख्या आती है। विषम संख्या हैं और विषम संख्या का घटाना सम संख्या होता है। तो इसमें हमने ये चेक कर लिया कि 1 3 5 विषम संख्या है और विषम संख्या का अगर हम घटाना करते हैं तो वो एक सम संख्या आ जाती है। जैसे इसमें से हम कोई भी कर लें, 3 माइनस 1 कर लें तब भी ये 2 आएगा। 5 और 3 कर लें तब भी ये 2 आएगा। 5 में से 1 कम कर लें तब ये 4 आएगा। तो ये सभी हम देख रहे हैं, ये सभी की सभी कई संख्याएं सम संख्याएं आई। वही अपना संबंध था कि अगर हम घटाना वाला संबंध लगाते हैं, माइनस वाला संबंध लगाते हैं तो वो सम संख्या आनी चाहिए। तो हमने विषम के लिए चेक कर लिया कि ये अपना सम संख्या आता है। आइए अब इसका हम दूसरा चेक करते हैं। दूसरा भी इसमें बोला है प्रश्न में कि हमको और समुच्चय 2,4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है तथा, अब हम दूसरी बात करता था 2,4 हम देख रहे हैं कि दोनों ही सम हैं। और सम संख्याओं का यदि हम घटाना का उसमें फॉर्मेट बनाते हैं, घटाना वाला संबंध लगाते हैं, तो सम संख्या में से अगर हम किसी सम संख्या को घटाते हैं तो वो भी एक सम संख्या ही आती है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं, ये सम संख्याएं हैं और सम संख्या का घटाना सम संख्या ही होता है। ओके, अगर सम संख्या घटाना सम संख्या होता है, सम संख्या यह है, तो वो संबंधित है एक दूसरे से। इसमें हम अब लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, जो सम है। उल्टा भी करेंगे यदि हम 2 माइनस 4 तो वो माइनस का आ जाएगा। अब इसमें थर्ड नंबर वाला है कि 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। तो हम यहां लिख सकते हैं चूंकि 1 3 5 विषम है और 2,4 सम है, इसलिए विषम और सम का घटाना सम नहीं होता है। इसलिए ये एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो इस प्रकार से हमको एक सेकंड वाले में एक तर्क देना था, तो हमने तर्क दे दिया। कि आइए हम वापस देखते हैं सेकंड पार्ट को। उन्होंने कहा कि 1 3 5 अगर विषम संख्याएं हैं तो वो बता रहा है कि ये एक दूसरे से संबंधित है, और स्वाभाविक सी बात है कि संबंधित होंगे ही। विषम संख्या है और विषम संख्याओं का घटाना सम होता है। अगर सम होता है तो एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि रिलेशन भी तो अपना सम वाला है। ठीक उसी प्रकार हमने देखा 2,4 ये सम संख्या है और सम संख्या का एकदम घटाना वाला संबंध उसमें अप्लाई करते हैं तो ये एक सम संख्या आएगी। सम संख्या है तो वो एक दूसरे से संबंधित है। लेकिन जब भी हम विषम संख्या और सम संख्या का कहीं हम घटाना करते हैं तो एक सम संख्या ही एक विषम संख्या ही प्राप्त होती है। देखो 1 3 5 विषम और 2 4 सम है। विषम और सम का घटाना सम संख्या नहीं होता है, सम संख्या नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हम उसको, अगर हम इस 5 में से
इस 2 को घटाएं तो 3 आएगा, 5 में से 4 को घटाएं तो 1 आएगा, मतलब विषम संख्या आ रही है और ये हमारा संबंध है ही नहीं। तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्न कंप्लीट होता है। देख लीजिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आइए प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A इक्वल टू x बिलोंग्स टू z, z इंटीजर्स का समुच्चय होता है ना, सच दैट 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12 में दिए गए निम्नलिखित में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। इसमें भी हमको तुल्यता संबंध ज्ञात करना है और उसमें एक नंबर 1 दिया है कि r इक्वल टू a, b सच दैट मोड a माइनस बी 4 का एक गुणज है। इसमें हमको गुणज वाला सिस्टम चलाना है। और दूसरा है r इक्वल टू a, b सच दैट a इक्वल टू b। अब हमको इसमें दोनों में चेक करना है दोनों का। चलो तो हम इसमें पहला चलते हैं। नंबर 9 है, प्रश्न क्रमांक 9 है और प्रश्न क्रमांक 9 में जो आपको एक संबंध दे रखा है, सॉरी समुच्चय दे रखा है आपको, समुच्चय A वो कुछ इस प्रकार से है कि x बिलोंग्स z, जो x है वो z में है, z बोले तो पूर्णांकों का समुच्चय, सच दैट 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12। x की वैल्यू 0 के बराबर हो सकती है या फिर बड़ा होनी चाहिए, और x की वैल्यू 12 के बराबर हो या फिर 12 से छोटी हो, ये इसका मीन्स है। और इसमें एक संबंध है r, पहला नंबर का जो r है संबंध, फर्स्ट नंबर का r है, इसमें वो कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया गया है कि a, b सच दैट मोड a माइनस b 4 का गुणज है। चलिए आइए इसको हम अब सॉल्व करके चेक करते हैं। इसमें संबंध बनाया उन्होंने कि ये 4 का गुणज होना चाहिए। ओके चलते हैं। तो नंबर फर्स्ट, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य के लिए चलते हैं हम, वापस से यही वाला लगाएंगे फॉर्मेट, a माइनस ए इक्वल टू क्या आएगा 0। अब हम देखते हैं क्या 0 है वो 4 का गुणज है, 0 4 का गुणज है तो पक्का होगा। 4 का गुणज का मतलब क्या होता है कि उसके मल्टीप्लाई में उसका 1 मल्टीप्लाई 4 आना चाहिए या उसमें 4 उसका 4 में भाग जाना चाहिए, दो ही कंडीशन रहती हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 0 को लिखा जा सकता है कि 0 इंटू 4, एक ही बात है। तो ये 4 का गुणज है, गुणज है ना। इसको 0 को लिख सकते हैं 0 इंटू 4, 0 इंटू 4, तो ये 4 का गुणज कहलाया। अगर ये 4 का गुणज है तो लिखा जा सकता है a, a बिलोंग्स टू r, अतः r स्वतुल्य संबंध है। ये अपना 4 का एक गुणज आ गया, तो ये स्वतुल्य संबंध कहलाया। नंबर 2 चेक करते हैं, सममित संबंध, सममित संबंध। तो आइए हम सममित संबंध को चेक करते हैं। सममित संबंध में आपको मालूम है कि इसमें हमको क्या करना पड़ता है, एक चीज हम इसमें मान लेते हैं। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं जैसा कि हर बार अपन कर रहे हैं। माना a, v बिलोंग्स टू r। अगर a, b हमने उस r के अंतर्गत ले लिया है तो r अपना ये है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस b 4 का गुणज है। हमने ये मान लिया पहले से ही कि a, b है वो उस r के अंतर्गत है। अगर वो इस r में है तो मोड में a माइनस b है तो वो 4 का गुणज होगा। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि b माइनस a 4 का गुणज होगा, गुणज है।
हम माइनस चिन्ह कॉमन लेके b माइनस इसको a बना लेंगे, लेकिन हमको मालूम है कि मोड के अंतर्गत माइनस बाहर आएगा प्लस ही हो जाता है ना। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि b माइनस ए 4 का गुणज है। अगर b माइनस ए 4 का गुणज है तो b कॉमा a बिलोंग्स टू r, अतः r सममित संबंध है। तो इस प्रकार से आपका ये सममित संबंध भी कंप्लीट होता है। इसमें चलते हैं हम अगले की तरफ, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, तो संक्रामक संबंध में जैसा कि आपको मालूम है कि इसमें हमने एक माना, इसमें हम दो मान लेते हैं। तो आइए, माना a कॉमा b बिलोंग्स टू r तथा v कॉमा c बिलोंग्स टू r। a b रिलेशन में है, b और c रिलेशन में है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मोड में a माइनस b 4 का गुणज है, क्योंकि रिलेशन तो अपना यही है, तथा b माइनस c मोड के अंतर्गत 4 का गुणज है। a माइनस b भी 4 का गुणज है और b माइनस c भी 4 का गुणज है। इन दोनों को यदि मैं जोड़ लूं तो ये आएगा अपना a माइनस b प्लस b माइनस c, कुछ इस प्रकार से। तो यदि यहां मैं देखूं कि ये भी 4 का गुणज है और ये भी 4 का गुणज है, ये भी 4 का गुणज है और ये भी 4 का गुणज है, तो इन दोनों को यदि मैं जोड़ता हूं 4 के गुणज को, तो वो भी जो अगला नंबर आएगा, जैसे मैं यहां इसको एक लाइन में माइनस बी और प्लस बी अगर कैंसिल करता हूं तो ये आएगा अपना a माइनस सी। क्या आएगा अपना a माइनस सी। तो a भी 4 का गुणज था, a भी 4 का गुणज था, तो जो भी a माइनस सी रहा होगा वो भी 4 का गुणज, a माइनस सी 4 का गुणज है, तो a भी अपना 4 का गुणज होगा। यहां भी लिख सकते हैं अपन उसमें प्लस वाला समझ लगा के कि 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, और प्लस ए भी 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। तो 4 के गुणज को प्लस के 4 के गुणज के साथ में यदि हम जोड़ देते हैं, 4 का गुणज 12 है, जैसे 16 है, 12 16 को जोड़ दो 28 आएगा, और 28 जो है वो a माइनस सी है, तो 28 भी तो 4 का गुणज है। तो इस हिसाब से इसको लिख सकते हैं कि a माइनस सी है वो भी 4 का गुणज है। यदि a माइनस सी 4 का गुणज है तो a कॉमा सी बिलोंग्स टू r, इस रिलेशन में होगा। अतः r संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। अब इसको भी हमने देखा कि ये अपना स्वतुल्य भी निकला, ये सम्मित भी है और ये संक्रामक भी, ये तीनों है, तो ये तुल्यता संबंध है। अतः यह तुल्यता संबंध है। अब इसके हम दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, मैं आपको यही समझा देता हूं। दूसरा पार्ट इसका ये कहता है कि दूसरे पार्ट में आपको दिया है रिलेशन कि आर ए कॉमा बी सच दैट ए इक्वल टू बी, ये आपको इस प्रकार से दे रखा है। तो जब आपको ये दे रखा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम बराबर का संबंध ढूंढ रहे हैं। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में अगर इसको यही करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं। जैसे नंबर फर्स्ट, इसको हम चेक करते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य, यदि इसको हमको स्वतुल्य करवाना है तो a बराबर a तो होता ही है, a बराबर a, भाई सही बात है, a के ही बराबर होता है। अगर a के बराबर है तो a बिलोंग्स टू r, तो ये अपना स्वतुल्य कहलाया। नंबर 2, आप इसको पूरा कर लीजिएगा, मैं आपको शॉर्ट में बता के चल रहा हूं। सम्मित, तो सम्मित में आपको पता ही है कि हम मान लेते हैं, इसमें माना a कॉमा बी बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या हुआ कि a बराबर b है। अब इसमें मैं बोल सकता हूं कि यदि a बराबर b है, मैं इसको उल्टा बोल दूं कि जो b बराबर a है तो एक ही बात है, a बराबर b है।
तो मैं उसको उल्टा भी लिख सकता हूं कि b बराबर a है। अगर b बराबर a है तो b कॉमा a बिलोंग्स टू r। इसी प्रकार हम अपना थर्ड नंबर वाले की तरफ, तो ये अपना सममित कहलाएगा। इसी प्रकार नंबर हम थर्ड की तरफ चलें, संक्रामक। संक्रामक संबंध, तो इसमें पता ही कि दो माना होता है। माना a कॉमा b बिलोंग्स टू r तथा b कॉमा c बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या हुआ कि a बराबर b है तथा b बराबर c है। a b के बराबर है, b c के बराबर है। तो यहां से स्पष्ट हो रहा है कि a बराबर b क्या है, c है। यदि a c के बराबर है तो a कॉमा c बिलोंग्स टू r। तो ये संक्रामक भी हो गया। तो ये तीनों कंडीशन वापस से आ गई, तो इसलिए ये तुल्यता संबंध कहलाएगा। इस प्रकार से आपके ये दोनों पार्ट कंप्लीट होते हैं। इसको आप डिटेल्ड में कर लीजिएगा, मैंने आपको समझा दिया है। आई होप आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्न कंप्लीट होता है 9 नंबर का। सो आगे हम चलने वाले हैं 10 नंबर पर। आइए चलते हैं अगले प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ। अगला प्रश्न 10 नंबर का प्रश्न है कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो नंबर 1 सममित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना संक्रामक हो। नंबर 2 क्या है आपका, संक्रामक हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना संक्रामक हो, सॉरी सम्मित हो। नंबर 3 है स्वतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक नहीं होना चाहिए। और नंबर आपका 4 है स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित ना हो। नंबर 5 सम्मित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य ना हो। ये आपका प्रश्न क्रमांक 10 है, जैसा कि आपको मेरे इस कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा है। तो आइए हम इसको बारी बारी से करते हैं, केवल इनके हमको उदाहरण देना है, तो चेक करना है। तो आइए, अब ये तो हम सभी जानते ही हैं कि जब भी इस प्रकार का प्रश्न रहता है तो वो हमेशा सेट एक ही सेट होता है ना। इस प्रकार के जब भी हमको चेक करने होते हैं तो उस केस में हम सेट ए ही लेते हैं। तो आइए मैं कुछ मान लेता हूं किसी सेट को। तो हम किसी पर्टिकुलर सेट 1, 2, 3 एक छोटा सा एक सेट लेके उस पर ही हम सारे संबंधों को अप्लाई कर लेते हैं। तो नंबर फर्स्ट है संबंध R। इसका हम डायरेक्ट आपको बनाते हैं कि जैसा कि आपको दिख रहा है कि सम्मित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना संक्रामक हो। केवल आपको उसने कहा कि सम्मित होना चाहिए। तो सम्मित के केस में हम लोग जानते हैं कि यदि 1, 2 है तो इसका उल्टा 2, 1 हम इसमें डाल देते हैं। तो इस प्रकार का जो एक उदाहरण आपका दिखेगा वो केवल सम्मित होगा, ना तो ये स्वतुल्य होगा ना ही ये संक्रामक होगा। क्योंकि स्वतुल्य को चेक करने के लिए 1, 2 है, सॉरी 1 है तो इसका डबल 1, 1 नहीं है। 2 है तो 2, 2 नहीं है। इसी प्रकार से 3, 3 भी नहीं है। तो ये स्वतुल्य तो नहीं है। तो इस हिसाब से मैं देखता हूं कि ये केवल अपना सम्मित है ओनली। नंबर 2, जैसा कि आप देख रहे हैं नंबर 2 में क्या कहा है कि संक्रामक हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना सम्मित हो। अब इस केस में केवल हमको क्या चाहिए कि वो केवल संक्रामक हो, ना तो हमको स्वतुल्य चाहिए और ना ही क्या चाहिए, ना ही वो हमको सम्मित चाहिए। तो आइए एक हम उदाहरण एक ऐसा लेते हैं जिसमें ये आपको संक्रामक देखने को मिल जाए। तो संक्रामक के लिए मैं इसमें लिखता हूं 2, 3 ले लेता हूं। 3 से स्टार्ट होने वाला 3, 2, तो इसमें 2, 2 ले लेता हूं। आइए इसको अब चेक करते हैं क्या ये तो सम्मित भी कहलाएगा। 2, 2 उल्टा 2, 2 ही कहलाएगा। 3, 2 है उल्टा 2, 3 भी है। ये नहीं, ये आपका सम्मित भी एक कहलाता है।
तो आइए अब हम इसका कोई दूसरा और उदाहरण देखते हैं। ये उदाहरण अपना यहाँ पर फिट नहीं हो रहा है, हमको केवल संक्रामक सेट करवाना है, ना तो ये स्वतुल्य होना चाहिए ना ही ये सममित होना चाहिए। तो मैं दूसरा उदाहरण इसके लिए चेक कर लेता हूं। 1,2 है, 2,3 है, 1,3। इस उदाहरण को थोड़ा सा अपन देखते हैं। स्वतुल्य नहीं होना चाहिए और सममित नहीं होना चाहिए। तो सममित के लिए 1,2 है, लेकिन 2,1 नहीं है तो सममित नहीं कहलाएगा। 1 है, 1,1 नहीं है तो स्वतुल्य नहीं कहलाएगा। अब किसकी बात आई? केवल बात आई अपने संक्रामक की। तो संक्रामक के लिए उदाहरण शायद फिट बैठ रहा है। अपन चेक करते हैं। 1,2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला, 2,3 है तो 1,3 है, मिल गया। 2 से स्टार्ट होने वाला और कोई है? नहीं है। 2,3 है, 3 से स्टार्ट होने वाला कहीं है? नहीं है। तो जब भी कोई 3 से स्टार्ट होने वाला नहीं है तो उस केस में भी उसको हम क्या करते हैं? संक्रामक भी बोलते हैं। इसको चेक कर लेते हैं। 1,3 है, 3 से स्टार्ट होने वाला कोई है? नहीं है। तो ये उदाहरण हमारा परफेक्ट फिट होता है संक्रामक के लिए। नंबर थर्ड वाला कंडीशन आपका क्या बोल रहा है उसको हम चेक करते हैं। अब नंबर थर्ड कह रहा है कि स्वतुल्य तथा सममित हो किंतु संक्रामक ना हो। नंबर थर्ड बोलता है कि आपका अब संक्रामक नहीं होना चाहिए, स्वतुल्य और सममित दोनों होना चाहिए। तो आइए हम इसको भी एक उदाहरण के द्वारा लिखते हैं, सम्मत बनाते हैं। तो स्वतुल्य बनाना है तो तीनों तो लेने ही पड़ेंगे। तो 1,1, 2,2, 3,3, ये तीन तो आपको लेने ही पड़ेंगे, स्वतुल्य हो गया। अब इसको हमको सममित भी बनाना है, संक्रामक नहीं बनाना है बस। तो सममित के लिए इसको हम लिख सकते हैं कि 1,2 डाल दिया मैंने, तो इसका उल्टा 2,1 भी डालना पड़ेगा। 2,3 डाल दिया इसमें, तो इसका उल्टा 3,2 भी इसमें हमने डाल दिया। आइए इसको चेक करते हैं। ये स्वतुल्य और यहां से इतना सममित, ये दोनों हो गया। अब हम इसको चेक करते हैं कि संक्रामक नहीं होना चाहिए। तो संक्रामक को चेक करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया, इनको तो देखने की आवश्यकता है ही नहीं, इन तीनों को हम यहां से चेक करते हैं। 1,2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला 2,1 है तो 1,1 यही मिलता है, मतलब ये यहां तक संक्रामक है। आगे चलिए, और कोई 2 से स्टार्ट होने वाला क्या है? हाँ, यहां है 1,2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला 2,3 है, लेकिन 1,3 नहीं है। तो अपना ये एक गलती अपन को मिल गई, यहां ये फॉल्ट मिल गया। तो बस इसी हिसाब से ये अपना संक्रामक नहीं कहलाएगा। नंबर 4 है आपका। नंबर 4 आपका क्या कहता है कि स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सममित ना हो। अब स्वतुल्य हमको बताना है और संक्रामक बताना है, लेकिन सममित नहीं होना चाहिए। तो स्वतुल्य बताने के लिए तो हमको ये तीनों एज इट इज ही रखने पड़ेंगे। 1,1, 2,2, 3,3। अब यहां से वो कहता है कि अब इसको संक्रामक बनाना है, स्वतुल्य नहीं बनाना है। तो मैं इसमें क्या करता हूं कि एक 1,2 डाल देता हूं। आइए इसको चेक करते हैं हम। तो संक्रामक को चेक करने के लिए यहां तक तो कोई बात ही नहीं है। हम बात आई यहां से कि 1,2 है, क्या 2 से स्टार्ट होने वाला आपको कहीं दिख रहा है? नहीं है, संक्रामक है। तो स्वतुल्य भी हो गया और संक्रामक भी हो गया, लेकिन सममित नहीं है। 1,2 है, इसका उल्टा 2,1 है ही नहीं इसमें, तो ये अपना सममित नहीं कहलाएगा, जैसा कि आपके प्रश्न की डिमांड है। नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अपना लास्ट है, सममित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य ना हो। नंबर 5 कहता है कि आपका सममित तथा संक्रामक हो, सममित होना चाहिए और संक्रामक होना चाहिए, स्वतुल्य नहीं होना चाहिए। तो आइए हम संक्रामक सममित बनाते हैं। 1,2, 2,1, 1,1। यहां तक इसको चेक करते हैं हम। 1,2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला, 2,1 है तो 1,1 है, संक्रामक यहां तक है। सममित चेक करते हैं। 1,2 है तो 2 से स्टार्ट होने वाला
उल्टा 2,1 भी है, 1,1 है, इसका उल्टा 1,1 वही कहलाता है। हम इसको भी लिख सकते हैं, ये भी अपना क्या कहलाएगा, एक संक्रामक है, और अपना क्या बोला था, संक्रामक है, और ये अपना सममित, दोनों कंडीशन से फुलफिल करवा रहा है। इसको हम और चेक करना चाहते हो चेक कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि जैसे 1,2 है, 2 से स्टार्ट होना, 2,1 है तो 1,1 है। इससे यहां देखना चाहें तो यहां से देख सकते 2,1 है, 1 से स्टार्ट होने वाला 1,1 है, तो 2,1 भी है, वापस से वही वाला आ जाएगा आपका, है ना। तो इस हिसाब से मैं बोल सकता हूं कि ये आपका उदाहरण क्लियर है। तो आई होप आपको 5 उदाहरण समझ में आए होंगे। ये आपका प्रश्न क्रमांक 10 कंप्लीट होता है। तो आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 11 की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 11 है आपका, सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में R इक्वल टू P, Q, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। कोई समतल है और उसमें बहुत सारे बिंदु हैं, अगर हम उसकी मूल बिंदु से P की दूरी देखें और उसी मूल बिंदु से हम Q की दूरी देखें तो वो कैसी है, बराबर है। द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P नॉट इक्वल टू 0,0, इसका मतलब ये हुआ कि जो P है वो मूल बिंदु नहीं है, से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। इसमें कुछ खास बात नहीं है, ये हम आपको बताएंगे। पहले अपन फर्स्ट वाला पार्ट क्लियर करते हैं। तो जैसा कि आपको दिया है कि एक समतल है, मान लो ये बॉडी है अपना, ये प्लेन ही कहलाता है। कोई भी सरफेस ऐसा आपको दिखे में जो प्लेन टाइप का हो वो समतल ही कहलाएगा। तो इसमें कोई मैं बिंदु मान लूं, जैसे मान लीजिए मैंने एक ये बिंदु मान लिया, एक बिंदु ये मान लिया, एक बिंदु ये मान लिया, और इसको यदि मैं मूल बिंदु मान लूं, इसको मैं P मान लूं, इसको Q मान लूं, तो यहां से मूल बिंदु से दूरी इस P की और इस बिंदु से दूरी Q की, ये दोनों दूरियां आपस में कैसी हैं, बराबर हैं, ये इसमें कहा गया है। तो आइए इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, तो हम चलते हैं। ये है अपना प्रश्न क्रमांक 11। तो थोड़ा सा मान लेते हैं, माना मूल बिंदु O है, मूल बिंदु क्या है, O है, तब बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, तो बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी क्या कहलाएगी, OP। इसी प्रकार बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी OQ कहलाएगी। दो हमने मान लिए। अब हम लगाते हैं संबंध को, क्योंकि हमको सिद्ध करना है कि ये तुल्यता संबंध है कि नहीं है। तो आइए कंडीशन नंबर फर्स्ट, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, तो स्वतुल्य संबंध में जैसा कि आपको मालूम है कि हमको डबल लेना है, तो हम यहां लिख सकते हैं कि OP बराबर OP, क्योंकि OP दूरी है मूल बिंदु से, तो OP को दूरी स्वयं के बराबर वैसे भी होगी, तो OP, OP। इसलिए इंप्लाई दैट P, P बिलोंग्स करेगा इस R में, क्योंकि R अपना ऐसा ही है कि मूल बिंदु से P की दूरी और मूल बिंदु से Q की दूरी बराबर होनी चाहिए। अब क्योंकि यहां हम स्वतुल्य के लिए एक ही लेते हैं कि अगर OP बराबर OP है तो P बिंदु जो है वो उस रिलेशन के अंतर्गत होगा, अतः R स्वतुल्य संबंध है। नंबर 2 चेक करते हैं इसका सममित संबंध। सममित संबंध रिलेशन में जैसा आपको दिया गया उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, इसमें एक चीज मान लेते हैं, जैसा कि अपन हमेशा मानते आए हैं। माना P, Q
बिलोंग्स टू आर। अब पी क्यू के फॉर्मेट दिया इसलिए मैंने पी क्यू में ले लिया, अगर ये ए बी के फॉर्मेट में होता तो मैं ए भी ले लेता। पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पी की दूरी है वो क्यू की दूरी के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ओपी है, पी की मूलबिंदु से दूरी ओपी और क्यू की मूलबिंदु से दूरी ओ क्यू, तो जो ओपी है वो बराबर है ओ क्यू के। अगर ओपी बराबर ओ क्यू के है तो मैं इसको उल्टा भी से लिखता हूं कि ओ क्यू बराबर है ओपी के, तो इसको उल्टा भी लिखा जा सकता है ओ क्यू बराबर है ओपी के। अगर ओ क्यू बराबर ओपी के है तो हम इसको लिख सकते हैं कि क्यू कॉमा पी बिलोंग्स टू आर। क्यू कॉमा पी बिलोंग्स टू आर, तो फिर ये अतः आर सममित संबंध है। देखिए इसमें उल्टा रिलेशन बना गया कि पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू आर है, सममित में हम यही चेक करते हैं तो पी क्यू कॉमा पी भी उस रिलेशन के अंतर्गत होना चाहिए, हमको देखने को मिल गया। तो हम नंबर 3 की तरफ चेक करते हैं संक्रामक संबंध। अब जैसा कि आपको मालूम है संक्रामक के लिए क्या करते हैं, हम 3 मान लेते हैं। क्या मानते हैं? 3। जैसे वहां पर हम ए बी सी मानते थे तो यहां पर पी क्यू 2 तो ऑलरेडी हैं, तो मैं तीसरा टी और मान लेता हूं, यहां लिख देता हूं बिंदु टी की मूल बिंदु से दूरी ओ टी, ऐसा मान लिया हमने। तो अब मैं यहां पर वापस से मानता हूं, माना पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू आर तथा क्यू कॉमा टी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या होगा, पी की क्यू से पी की दूरी है मूल बिंदु से और क्यू की मूल बिंदु से दूरी के बराबर है, तो हम यहां लिख सकते हैं इसका मतलब कि OP बराबर है OQ के। इसी पर यहां भी लिख सकते हैं तथा OQ बराबर है OT के। OP बराबर OQ के, OQ बराबर OT के, तो फिर मैं लिख सकता हूं कि जो OP है वो फिर OT के भी बराबर होगा। OP बराबर है OT के। अगर OP OT के बराबर है तो मैं इसको लिख सकता हूं कि P कॉमा T बिलोंग्स टू R, अतः R संक्रामक संबंध है। तो ध्यान रखिएगा इस प्रकार से इस प्रश्न को किया जाता है। तो इस प्रश्न में तीनों कंडीशंस निकल के आ रही हैं, स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी, तो हम इसको इजीली लिख सकते हैं अतः यह एक तुल्यता संबंध है। अतः यह एक तुल्यता संबंध है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न कंप्लीट होता है, इसका एक पार्ट। अब जैसा कि आपको दिख रहा है दूसरे पार्ट की तरफ, कि दूसरा पार्ट है कि जो P है वो नॉट इक्वल टू 0,0, मतलब P है वो मूल बिंदु नहीं होना चाहिए बस, और कहीं पर भी हो, वो उसमें ऐसा कह रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं कि जैसे मान लो कि बिंदु O है A, और यहां से यदि बिंदु O है तो यहां से मैं बिंदु यहां ले लेता हूं P, और इस बिंदु P से होकर एक हम सर्कल बनाते हैं, ऐसा एक सर्कल बना देते हैं। अब इस केस में बिंदु P है वो मूल बिंदु तो नहीं कहलाया, लेकिन बिंदु जो O है वो मूल बिंदु कहलाया। अगर इस पर हम और बिंदु लें, यहां Q ले लेते हैं, यहां T ले लेते हैं, तो हम देखते हैं कि यहां से इन सभी की जो दूरियां होंगी वो बराबर होंगी और ये पूरा ही सर्कल कंप्लीट करती हैं। जैसा कि आपको प्रश्न में कहा भी गया है कि P नॉट इक्वल टू 0,1 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर हो। और स्वाभाविक सी बात है, इससे होकर जाएगा तो उसका जो केंद्र होगा वो मूल बिंदु ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मूल बिंदु ही कहलाएगा। तो इसमें हमको कुछ खास करने की
आवश्यकता नहीं है, एक आध दो पॉइंट आप वैसे ही लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्या मैं तो इसमें कुछ हम लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो बिंदु बिंदु P से संबंधित बिंदु P से संबंधित सभी अनंत बिंदुओं बहुत सारे बिंदु होंगे वो तो, है ना, बिंदु, वो किससे, P से संबंधित होंगे क्योंकि ये P से होकर जाएगा। तो बिंदु P से संबंधित सभी अनंत बिंदुओं की मूल बिंदु से दूरी समान होगी। ये हम लिख सकते हैं, समान होगी। अगर जो बिंदु P इस पर वृत्त की परिधि पर जो बिंदु होंगे तो वो P से ही संबंधित होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि जितने भी बिंदु आएंगे, अनंत बिंदु आएंगे, उनकी मूल बिंदु से जो दूरी होगी वो कैसी होगी, समान ही होगी। ठीक है कि नहीं? और कहना चाहे तो हम और भी लिख सकते हैं इसमें एक आध पॉइंट। मैं क्लास ले रहा हूं, अब जाओ आप, जाओ जाओ जाओ, मम्मी उधर ही है। तो इस प्रकार से हमने एक ये पॉइंट इसमें मेंशन किया है, तो इसको पॉइंट नंबर 1 बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 भी बनाना चाहो इसका बना सकते हैं, लिख सकते हैं अतः बिंदु P से संबंधित अतः बिंदु P से संबंधित सभी बिंदु एक वृत्त को निरूपित करते हैं। सभी बिंदु एक वृत्त को निरूपित करते हैं या करेंगे, एक ही बात है, करेंगे, है ना, करेंगे, जिसका केंद्र मूल बिंदु होगा। सेकेंड पार्ट में इतना ही पर्याप्त है, आप ये 2 पॉइंट मेंशन कर दीजिएगा और हम समझ लेंगे। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 11 कंप्लीट होता है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 12 की तरफ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रश्न क्रमांक 12 है, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A में, जो सेट A है वो समस्त त्रिभुजों का है, A में T1, T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है। जो त्रिभुज T1 है वो T2 के समरूप है। द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। हमको वापस इसमें तुल्यता संबंध देखना है। भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1, T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं? कुछ इस प्रकार से आपका प्रश्न डिफाइन किया गया है। तो आइए हम सीखते हैं। तो जैसा कि आपको समुच्चय दे रखा है A, है ना, ये आपका प्रश्न क्रमांक 12 है। तो मैं आपको एक सेट बोल सकते हैं, A है तो ये R सच दैट A2 A पर ही परिभाषित है। और इसमें कुछ इस प्रकार से कहा गया है कि जो रिलेशन दिया है आपको R, वो इस प्रकार से है कि जो T1 है, T1, T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है, इस प्रकार से है। तो आइए पहले हम समझते हैं आखिर ये समरूप क्या है। तो समरूप ऐसी कोई भी आकृति जो देखने में एक सी लगे, देखने में बिल्कुल सेम टू सेम हो, बस उनकी नाप अलग अलग हो। क्या हो? नाप अलग अलग हो।
जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि ये आकृति एक सर्कल है जो हमको ए है, दूसरी आकृति भी एक सर्कल ही है, इसका नाम बी है। दोनों देखने में एक सी हैं, बस साइज का अंतर है, छोटे बड़े का अंतर है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो इस प्रकार की कोई भी आकृति होंगी वो समरूप कहलाएंगी। त्रिभुज भी हो सकते हैं। ये मैंने आपको एक त्रिभुज बना दिया, सेम टू सेम आकार का एक त्रिभुज और बना दिया, बस ये इससे थोड़ा बड़ा है, ठीक है कि नहीं। तो ये इस प्रकार की आकृति आपकी समरूप आकृतियां कहलाती हैं। और यदि ये सर्वांग सम होती तो ये दोनों की, इनका जो देखने में और प्लस इनकी नाप भी बराबर होती है ना। तो उस प्रकार की जो आकृतियां हैं वो आपको कहलाती सर्वांग सम आकृति, जो दोनों देखने में एक सी लगती है। जैसे मान लो एक सर्कल है ये और इसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, तो दूसरा भी जो सर्कल बनेगा उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर ही होगी, तो वो दोनों आकृतियां कहलाएंगी सर्वांग सम। लेकिन इसमें क्या है, एक छोटा एक बड़ा है। मान लो इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो ऐसा हम इसमें मान सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि समरूप आकृतियां कैसी होंगी, आपने बहुत पढ़ा है। तो आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो नंबर फर्स्ट, स्वतुल्य। स्वतुल्य संबंध। तो जैसा कि हमको पता है, इसमें हम सेम लेके चलते हैं, तो इसमें कोई भी त्रिभुज होगा वो स्वयं के ही समरूप तो होगा ही। कोई त्रिभुज स्वयं के समरूप होगा, इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं T1 के समरूप है। भाई कोई भी आकृति स्वयं जैसी तो दिखेगी, वो इसमें कोई समझाने वाली बात ही नहीं है। यदि T1 के समरूप है तो हम इसको लिख सकते हैं कि T1, T1 बिलोंग्स टू R, तो वो उस रिलेशन के अंतर्गत होगा। और यदि रिलेशन के अंतर्गत है तो हम लिख सकते हैं अतः यह एक स्वतुल्य संबंध है। नंबर 2, सममित संबंध। सममित संबंध, आइए हम सममित संबंध को सीखते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, सममित संबंध में हम क्या करते हैं कि एक कोई हम मान लेते हैं पहले, जैसा कि हम पीछे करते आ रहे हैं, सेम टू सेम ही है। माना T1, T2 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हुआ, T1 T2 के समरूप है। हमने कह दिया कि जो T1 है वो T2 के समरूप है, तो इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं कि जो T2 है वो T1 के समरूप है। बात तो एक ही है। इसको लिखा जा सकता है कि T2 T1 के समरूप है। समरूप का अर्थ तो आप समझ रहे हो। यहां कह सकते हैं कि T1 का जो रूप है वो T2 के समान है, और जो T2 का रूप है तो हम ये भी तो उल्टा भी तो बोल सकते हैं कि जो T2 है वो T1 के जैसा दिख रहा है, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं। तो यदि T2 T1 के समरूप है तो हम लिख सकते हैं फिर कि T2, T1 बिलोंग्स टू R। अतः R एक सममित संबंध है। आइए नंबर 3 को देखते हैं हम, संक्रामक क्या है ये नहीं है। यदि पहले उसने तुल्यता संबंध दिया है तो हमको इसमें तीनों कंडीशन चेक करनी है। संक्रामक संबंध, तो इसमें जैसा कि आपको मालूम है, इसमें भी मानना पड़ता है। तो माना T1, T2 बिलोंग्स टू R तथा
T2, T3 बिलोंग्स टू R। अब हम चेक करते हैं इसमें संबंध लगा के। संबंध अपना क्या है कि T1 T2 के समरूप है। इसको लिख सकते हैं कि T1 T2 के समरूप है तथा, इधर भी लिखेंगे, तथा T2 T3 के समरूप है। T1 T2 के समरूप है और T2 T3 के समरूप है। तो पर ऐसा लिखा जा सकता है कि जो T1 है तो वो भी T3 के समरूप होगा। यहां इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि T1 T2 के जैसा दिख रहा है, T2 T3 के जैसा दिख रहा है। तो हम डायरेक्टली इसको ऐसा भी फिर बोल सकते हैं कि जो T1 है वो T3 के जैसा दिख रहा है। तो इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा कि T1, T3, T1 T3 के, ये T3 है, के समरूप है, समरूप है। यदि T1 T3 के समरूप है तो इसको लिखा जा सकता है कि T1, T3 बिलोंग्स टू R। अतः यह संक्रामक संबंध है। तो तीनों कंडीशन हमको इसमें भी देखने को मिली। तो हम लिख सकते हैं कि दिया गया संबंध एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध की परिभाषा तो आप जानते ही हैं कि अगर कोई संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों कंडीशनों को फॉलो करवाता है तो वो संबंध कहलाता है आपका तुल्यता संबंध। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न क्रमांक 12 भी कंप्लीट होता है। इस जैसे आपको और भी प्रश्न दिखें तो आप इजीली अब कर सकते हैं, इसमें तो कोई समस्या है ही नहीं। तो इसके अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें सीधा सीधा कहा गया है कि अब जो T1 T2 T3 है वो कोई तीन त्रिभुज है। तो इसके सेकेंड पार्ट की तरफ हम चलने वाले हैं। तो हम तीन त्रिभुज थोड़ा सा मेंशन कर लेते हैं पहले। अब वो भी कौन से त्रिभुज हैं? राइट एंगल ट्रायंगल, समरूप त्रिभुज आपको बोल रखा है। तो हमने पहला त्रिभुज बनाया, ये समरूप ही कहलाएगा। सॉरी, ये समकोण है। तो सबसे बड़ी भुजा 5, 3, 4, 5, जैसा कि आपको दिया गया है कि पहला 3, 4, 5 वाला समकोण है। दूसरा है 5, 12, 13, 5, 12, 13। और आपको तीसरा दिया है 6, 8, 10। तीसरा नंबर फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो आपको जो तीसरा त्रिभुज दिया है वो है 6, 8, 10। अब उसमें ये कहा गया है, ये वाला आपका T1 है और ये वाला आपका T2 है और जो थर्ड नंबर हमने इसको लिया है ये आपका T3 है। अब इसमें आपको प्रश्न में जैसा कि आपको कहा गया है, पर विचार कीजिए T1 T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं। अब हमको बताना है कि कौन सा संबंधित है। तो अगर त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात समान होता है, त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात क्या होता है? समान होता है। तो वो त्रिभुज एक दूसरे से संबंधित फिर कहलाएंगे। जैसा कि मैंने यहां देखा, इसकी भुजा 3 है, इसकी भुजा क्या है? 5 है। क्या 3 का भाग 5 में जा सकता है? नहीं जा रहा है। 5 का 12 में नहीं जा रहा है, लेकिन 4 का भाग जा रहा है। सब में जाना चाहिए अनुपात, तभी तो सेम टू सेम मिलेगा कि सब में जाना चाहिए। इधर आइए, इसमें चेक कर लेते इसका। 3 दुना का 6, बिल्कुल राइट है, 2 बार जा रहा है। 5 दुना का 10, बिल्कुल 2 बार जा रहा है। 4 दुना का 8, बिल्कुल जा रहा है। इसकी भुजाओं का जो हम अनुपात देख रहे हैं, इन दोनों का, T1 और T3 का, वो मिल रहा है। तो हम लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं, अतः T1 व T3 एक दूसरे से
संबंधित हैं। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न कंप्लीट होता है। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, ज़्यादा टफ भी नहीं है। अपने प्रश्न क्रमांक 12 कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद 13, 14, 15 और 16 मतलब 4 और बचे हुए हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरा सेशन पसंद आ रहा होगा। तो चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मैं इस बार आपके साथ मेहनत करने वाला हूं। ठीक है, धन्यवाद।